अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा ठानसेब एंड यू वाचिंग मी ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोग बहुत सराह रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, रिव्यूज़ दे रहे हैं। सब रिव्यूज़ का सर आपका सलाम है, आप सबको थैंक यू वेरी मच। सर आंखों पर हैं आपके सारे कमेंट्स। अगर आपने अब तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल का बटन ज़रूर दबा लीजिए ताकि आपको पता लग जाए हमने नया क्या अपलोड किया है। आज मैं बात करने जा रही हूँ पीडीएम के जलसे में मियां नवाज शरीफ की स्पीच पर। बहुत से लोगों को ये लगता है कि मैं शायद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तकरीर पर ही तनकीद करती हूँ। ऐसी हरगिज़ कोई बात नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये बताती चलूँ कि जब भी कोई बात मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हामिल होती है मैं उसके ऊपर बात करती हूँ। आ जाइए आज के जलसे के ऊपर। पहली बात यह कि ये जो जलसा है कोयटा में मुनक्किद किया जा रहा था, इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है क्योंकि कोयटा में इस साल में 3 दफ़ा टेररिस्ट अटैक हो चुके हैं और आज भी बहुत ख़तरा था कि कहीं कोई टेररिस्ट अटैक ना हो जाए। लिहाजा इट वाज़ वेरी, और ये जो पावर शो था ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी था और इसके अंदर इनकी स्पीचेस भी बड़ी इम्पॉर्टेंट थी। हम सिर्फ़ और सिर्फ मियां नवाज शरीफ की स्पीच पर बात करेंगे क्योंकि मौलाना साहब की स्पीच और बिलावल की स्पीच और मरियम की स्पीच के ऊपर हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। वी आर गोइंग टू टॉक ओनली अबाउट मियां नवाज शरीफ। मियां नवाज शरीफ की तकरीबन 34 से 36 मिनट की स्पीच थी जिसके 3 हिस्से फ्लैटली किए जा सकते हैं। पहला हिस्सा था जिसमें वो महंगाई की बात कर रहे हैं, गुर्बत की बात कर रहे हैं, आम इंसान की बात कर रहे हैं, मईशत की बात कर रहे हैं, डाउनफॉल की बात कर रहे हैं। और वो लोग मैं समझती हूँ जो मियां नवाज शरीफ के हामी नहीं हैं, जो नहीं फॉलो करते, वो पहले 11 मिनट तो उन्होंने मबहूत होकर मियां नवाज शरीफ को सुना होगा कि हाँ भाई ये बंदा कोई बात कर रहा है। क्योंकि इस वक्त जैसे मैंने पहले भी ब्लॉग्स में कहा है कि ऑपोजिशन खेल ही सिर्फ इस चीज़ पर रही है कि जो उनका ये पूरा मीनार है जलसों का वो इस बात पर टिका है कि मईशत बदहाल है, अवाम बेहाल है, महंगाई सर का जिन जो है वो छत से जा लगा है और इंसानों के पास, अवाम के पास इस वक्त खाने को रोटी और सोने को छत भी मौजूद नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये कि पहला हिस्सा लोगों ने बड़े ही ध्यान से सुना होगा कि मियां नवाज शरीफ ने क्या बात की है। उसके बाद वो तारीख में उतर जाते हैं, वो जावियों के ऊपर पर्सपेक्टिव्स पे बात करते हैं। फिर वो बात करते हैं कि किस तरह कारगिल अटैक हुआ, क्या नहीं हुआ, कितने ज़िम्मेदार थे, कितने नहीं ज़िम्मेदार थे। वो अपने आप को अपनी ऑडियंस के साथ रिलेट कर लेते हैं तारीख ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स। उसके बाद वो तीसरा हिस्सा जो था वो बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि उस तीसरे हिस्से में वो इल्ज़ाम तराशी करने के बाद डायरेक्टली फ़ौज को एड्रेस करते हैं, ब्यूरोक्रेसी को एड्रेस करते हैं, अवाम को एड्रेस करते हैं और बहुत सी और बातें करते हैं जो कि मतलब हम इस मुल्क की तारीख में पहली बार ये चीज़ें होती देख रहे हैं। जनरल्स के नाम जो पहले कभी एक नो गो एरिया होता था टेलीविज़न स्क्रीन्स पर, आज वो नाम मियां नवाज शरीफ की वजह से नेशनल डिबेट का हिस्सा बन गए हैं। लोग उन पर बात कर रहे हैं। द थिंग इज़ कि सबसे पहले तो ये स्पीच एक बड़ी क्लेवरली वेल क्राफ्टेड स्पीच थी। इस स्पीच में हर इंसान को एड्रेस किया गया है, अवाम के हर हिस्से को, एवरी टियर ऑफ द सोसाइटी हैज़ बिन एड्रेस्ड। सेकेंडली, जब वो बात करते हैं, उन्होंने जब ये सारे मसलों पर बात करने के बाद तीसरे हिस्से में जब वो बात करते हैं वो डायरेक्टली बाजवा साहब पर और DG ISI पर इल्ज़ाम देते हैं। वो उनको मूरद इल्ज़ाम ठहराते हैं इस मुल्क में सबसे बड़ी, यानी 2018 के इलेक्शंस में जो उन्हें लगता है कि रिगिंग हुई, सबसे बड़ी धांधली का हिसाब मांगते हैं वो। उसके बाद वो कहते हैं कि हॉर्स ट्रेडिंग की बात करते हैं और हॉर्स ट्रेडिंग का इल्ज़ाम वो अगेन आर्मी चीफ पर देते हैं और उनको कहते हैं कि आप जिम्मेदार हैं, आप हिसाब देंगे। इमरान खान को हम पर मुसल्लत करने के लिए आप जिम्मेदार हैं, आप जवाब देंगे। फिर वो DG ISI पर इल्ज़ाम लगाते हैं कि एक हाजिर सर्विस जज के पास आप गए मेरे खिलाफ, आपने अदालती फ़ैसला अपनी मर्ज़ी से करवाया, ये इल्ज़ाम दे रहे हैं वो। और वो कह रहे हैं कि आपने उन पर इस हद तक दबाव डाला, उन्हें इस तरह के ख्वाब भी दिखाए कि आपको वक्त से पहले चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना देते हैं, उसकी पेशकश की आपने ये भी चाहा। नवाज शरीफ कह रहे हैं कि DG ISI को कि आपने कहा कि मियां नवाज शरीफ और मरियम को इलेक्शंस तक जेल में रखा जाए ताकि उनकी जो 2 साल की मेहनत है वो ज़ाया ना हो। अब जाहिर है वो 2 साल की मेहनत किस पर है? इमरान खान पर।
द थिंग इज कि यहाँ से होते हुए वो फैज़ाबाद के धरने की बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि आपके खिलाफ चार्जशीट थी, आपको पहले लेफ्टिनेंट जनरल बनाया गया, फिर DGISI बनाया गया, फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस जमा करवाई गई ताकि वो आपकी पिटिशन ना सुन सकें। मतलब सियासत में मदाखलत और कश्मीर में कुछ ना करने पर और कश्मीर में मदाखलत ना करने का इल्ज़ाम वो डायरेक्टली देते हैं और उसके बाद वो आर्मी ऑफिशल्स से डायरेक्टली बात करते हैं, उन्हें एड्रेस करते हैं, ब्यूरोक्रेसी से एड्रेस करते हैं और कहते हैं कि अगर आपको आपकी जो टॉप लीडरशिप है या आपको आपके ऑफिशल्स हैं, टॉप ऑफिशल्स हैं, वो गैर आइनी गैर कानूनी काम करने के लिए हुक्म देते हैं तो आप सिविल डिसोबीडियंस करते हैं। आप ब्यूरोक्रेसी को कह रहे हैं कि आप सिंध की एग्जाम्पल उठाएं, उन्होंने किस तरह से वॉकआउट किया, उन्होंने कहा कि हम काम नहीं करेंगे। वो इश्तियाल दिलाने की कोशिश करते हैं, वो ये कहते हैं कि आप 2 साल की नहीं, हम आपके 70 साल की मेहनत पर पानी फेरेंगे, मलियामेट करेंगे। उसके बाद वो आवाम को एड्रेस करते हैं कि देखें फ़ौज से मोहब्बत बड़ी अच्छी चीज़ है लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन पर, लॉ एंड ऑर्डर पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आज एक ऐसा मौका आ गया है जहाँ रेंजर्स और पुलिस आमने सामने खड़ी हो गई है, उन्होंने आवाम में एक बेयकीनी पैदा कर दी है। अब मेरे कुछ सवाल हैं मियाँ साहब आपसे कि जब आपका पॉलिटिक्स में लॉन्च हुआ था तो क्या आप अपने बलबूते पर आए थे? क्या आपने कभी हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की? क्या आपने कभी रिगिंग का साथ नहीं लिया? क्या आप हमेशा इलेक्शंस अपने जोरे बाजू पर लड़कर आए हैं? क्या आपने कभी मुफाहमत की सियासत नहीं की, वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी? आपने अपनी अपोजिशन में जो खातून वज़ीर आज़म थी उनके ऊपर कीचड़ नहीं उछाला? क्या आपने आज आपको कराची का जो सानहा है मरियम बीबी के साथ हुआ वो तो बड़ा दुख रहा है, आप दिल गिरफ्तार हैं, लेकिन मॉडल टाउन के सानहे पर आप बात नहीं करते, वहाँ तो लोगों की जान गई है, प्रेग्नेंट औरत की जान गई है, आप उसके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठाते? मुझे ये बताएं, क्या आप पर कभी मेहनत नहीं की गई? क्या आप खुद ही यहाँ तक पहुँचे हैं सीढ़ी पकड़ कर? क्या आपने ब्यूरोक्रेट्स को हथकड़ियाँ नहीं लगवाई? क्या आपने कभी अदालतों से अपनी मर्जी के फैसले नहीं करवाए? मेरा सवाल यह है कि अगर आप ये सब सीढ़ियां चढ़कर यहाँ तक पहुँचे हैं तो आपको हक नहीं है कि आप इन सवालात का हिसाब मांगें। पहली बात, अगर आपने इन चीज़ों से कर ली है तौबा, तो क्या आप ये इंडोर्स कर रहे हैं कि आगे आने वाले वक्त में आप इन सीढ़ियों का सहारा नहीं लेंगे? क्या आप हमेशा अपने ही बलबूते पर आएंगे? क्या आवाम हमेशा आप ही का साथ देंगे? क्या आप ब्यूरोक्रेसी को कभी पुश और प्रेशराइज नहीं करेंगे? क्या उनसे अपनी मर्जी के फैसले नहीं कराएंगे अदालतों से? ये सब चीज़ें अगर आपने अब छोड़ दी हैं तो फिर आप हिसाब कैसे मांग सकते हैं? दूसरी बात यह कि आज आपको अदालतों के फैसलों पर बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, फिर एक आध फैसले पर आप इतना खुश क्यों होते हैं? आज आपको इदारों की सालमियत पर, उनके एक दूसरे के अगेंस्ट आ जाने पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो क्या आपके दौर में, आपके अदवार में क्या कभी ऐसा नहीं हुआ कि इदारे एक दूसरे के अगेंस्ट आ गए हों? खैर, ये तो मेरे चंद नाकिस से सवालात हैं। बहरहाल हम बात कर रहे थे स्पीच की। स्पीच एक बहुत ही, लाइक आई सेड, बहुत ही समझदार तरीके से की गई है और मैं समझती हूँ कि ये इस मुल्क की तारीख में पहला मौका है जहां पर 2 जर्नैलों के नाम खुलेआम टीवी स्क्रीन्स पर लिए जा रहे हैं। इससे पहले आज तक कभी ये मौका नहीं आया था कि इस तरह मतलब सियासतदान कीचड़ उछालें, नाम लें, इल्ज़ामात लगाएं। द थिंग इज़ कि पहले हमेशा एक विंडो ऑफ रिकन्सिलिएशन होती थी, जिसे बड़ी भद्दी ज़बान में मुकमुका कहा जाता है। मुकमुका होता था अनफॉर्चुनेटली, तो जो जमहूरियत है वो चलती रहती थी और उसका तसलसल कायम रहता था। मुल्क में ऑफ कोर्स तरक्की भी होती थी। आज आपके नौजवान सड़कों पर हैं, आपके नर्सेज सड़कों पर, हेल्थ वर्कर्स सड़कों पर हैं, प्रोफेसरान सड़कों पर हैं। आप जो लोग अब से हुकूक तलब कर रहे हैं वो सब लोग सड़कों पर मौजूद हैं। बलूचिस्तान के स्टूडेंट्स जिनकी सीटें कैंसिल कर दी गई, जिनकी स्कॉलरशिप्स कैंसिल कर दी गई, वो लोग सड़कों पर हैं। सरापा एहतजाज है, हर फ्रंट खुल चुका है। एक बात तो तय है कि चाहे जितनी भी कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स दें मियां नवाज शरीफ, आपका जो वोट बैंक है वो आपको फॉलो कर रहा है, लेकिन आप ये जो सवालात लोगों पर उठा रहे हैं, आप इस पोजीशन पर कैसे आए हैं? क्या नून लीग इस सिचुएशन पर आ गई है कि इसके बाद पॉइंट ऑफ नो रिटर्न होगा? जहाँ तक मेरी नाकिस राय है, मैं ये समझती हूँ कि जो नेशनल डायलॉग है वो बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये कहें कि ये पार्टीज़ अब अपोजिशन में हैं और ये हुकूमत है और अब डायलॉग नहीं होगा, तो मैं समझती हूँ फिर तो ये हुकूमत चल ही नहीं सकती। ना ये मैं समझती हूँ अगर नेशनल डायलॉग नहीं होगा तो ये मुल्क नहीं चल सकता। मेरे चंद सवाल हैं मियां नवाज शरीफ की धुआंधार स्पीच के बाद कि क्या फ़ौज को और हुकूमत को
जवाब देना चाहिए ये जो सब रायता फैल गया मियां नवाज शरीफ का। क्या बिलावल और मौलाना फजलुर रहमान मियां नवाज शरीफ के इस बयानिए का साथ देंगे जो इतना दबंग बयानिया है? क्या मियां नवाज शरीफ फौज में और आवाम में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, सिविल डिसोबीडियंस तक लेकर जा रहे हैं बात को, और इसके नताइज क्या होंगे? क्या जस्टिस फाइज रीज़ा को इतना मुतनाज़ कर दिया गया है और उनको एक मुतनाज़ जज बना दिया गया है? आज अवैस नूरानी बलूचिस्तान के बारे में आज़ाद बलूचिस्तान की बात कर रहे हैं। ये जो नारा है ये कहाँ तक लेकर जाएगा? बेशक आप इसके जो है इसके जवाब में ये कहते रहें कि नहीं उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात की, उन्होंने किसी और तनाज़ुर में बात की है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लेकिन हकीकत ये है कि ये ख़तरनाक नारा है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है, जो पाकिस्तान की किस्मत है, क्या अब के बाद पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं होगी? और क्या पाकिस्तान की सियासत में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होनी चाहिए? मुझे ये बता दें कि क्या मियाँ साहब आज आप अपनी आखिरी सुर्ख लाइन, मुझे ये बताइए आप लोग कि क्या आज मियाँ साहब ने अपनी आखिरी रेड लाइन क्रॉस कर दी है? क्या वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले गए हैं? क्या आने वाला जो लाहौर का जलसा है वो सियासत का रंग रूप बदल देगा? क्या चीज़ें टॉपल डाउन हो जाएंगी? क्या हुकूमत को इतना दीवार के साथ लगा दिया जाएगा? देखिए, आज तक इस मुल्क ने देखा है कि फ़ौज हमेशा आर्बिट्रेट करती रही है, दोनों पार्टीज़ के दरमियान चीज़ों को स्मूथ करती रही है। आज मियां नवाज शरीफ ने फ़ौज को भी एक पार्टी बना दी है, पोलिटिसाइज कर दिया, इदारों को क्वेश्चनेबल बना दिया। ये एक बड़ा ही खतरे की घंटी बज रही है। अब आप मुझे ये बताएं कि विंडो ऑफ रिकन्सिलिएशन कौन बनेगा? आर्बिट्रेशन कौन करेगा? नेशनल डायलॉग बंद है, लोग अक्रॉस द टेबल बात नहीं करें, अक्रॉस द पार्टी बात नहीं हो रही। क्या अक्रॉस द टेबल बात ना करने से मामलात हल हो जाएंगे? मुझे ये बताइए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो एस्केलेशन है हमें नज़र आ रही मियां नवाज शरीफ की स्पीच में, यानी मुझे क्यों निकाला, वोट को इज्जत दो, और उसके बाद आज नाम लेकर इल्ज़ामात देना, ये जो है ये जानबूझकर इतना प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है ताकि प्राइम मिनिस्टर साहब खुद ब खुद लेवाए दें, जैसे वो कह रहे हैं कि एनआरओ मांगा जा रहा है। तो क्या एनआरओ मांगा जा रहा है? क्या एक सेफ पैसेज की डिमांड की जा रही है? आगे आने वाली जो जलसे हैं, जैसे मैंने कहा कि अब पहले जलसे से आज मियाँ साहब की जो ज़बान थी और उनका जो मूड था वो पहले जलसे के मुताबिक बहुत तेज़ था, यानी इट वाज द स्पीच वाज हार्डर दैन द प्रीवियस वन। अगले जलसे में वो स्पीच करेंगे या नहीं, ये एक सवाल होगा, और बहुत से लोग अंगुष्ठ बदंदा होंगे कि अब आगे मियां नवाज शरीफ क्या कहेंगे। जो सस्पेंस है वो कामयाब हो रहे हैं अपनी सस्पेंस को क्रिएट करने में, क्योंकि वो एक एक करके चीज़ें सामने लेकर आ रहे हैं। जब पहली स्पीच हुई थी गुजरांवाला के जलसे में तो लोग समझ रहे थे कि हाँ भाई अब सब कुछ तो इन्होंने कह दिया, अब क्या कहेंगे। जब कराची में जलसा हुआ तो मियां नवाज शरीफ ने स्पीच नहीं की। बहुत से लोग इस चीज़ के ऊपर डाउटफुल थे कि शायद मतलब ये कहा भी जा रहा था, और सुनने में भी, हालांकि कोई इंटेल कोई सोर्स नहीं है इसका, लेकिन ये कहा जा रहा था कि शायद उन्हें मना किया गया कि स्पीच ना करें। मैं ये समझती हूँ कि मियां नवाज शरीफ ने जानबूझकर कराची के जलसे में स्पीच नहीं की। उन्होंने एक कॉन्ट्रडिक्टरी बात की, कंट्रोवर्शियल बात की, एंड देन ही वेटेड के रद्द अमल क्या होगा, कौम का रद्द अमल क्या होगा, और जब उनकी जो फॉलोअर्स हैं उनका रद्द अमल क्या होगा। एंड देन उन्होंने वो वेट किया। उसके बाद जो भी हादसा पेश आया मरियम बीबी के साथ कराची में, इट एडेड मोर फ्यूल टू द फायर कि चार दीवारी जो केस वो फॉरवर्ड कर रहे हैं कि पामाल हुई है। अब ये सब चीज़ें, और आज का जलसा अगेन धुआंधार स्पीच की उन्होंने, और उसके ऊपर उन्होंने सब वॉक्स ऑफ लाइफ को एड्रेस किया। आगे चलकर मैं ये समझती हूँ कि अगर इन सारे इल्ज़ामात को जवाब ना दिया गया तो जैसे खामोशी की ज़बान को हाँ समझा जाता है, ऐसे ही कहीं ऐसा ना हो कि मियां नवाज शरीफ के लगाए तमाम इल्ज़ामात को सच समझ लिया जाए। मेरे हिसाब से हुकूमत या फ़ौज को की तरफ से एक बयान आना चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ फ़ौज की बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ हुकूमत की बात नहीं कर रहे, वो हर इदारे पर सवाल उठा रहे हैं, नैब पर, अदालत पर, फ़ौज पर, प्राइम मिनिस्टर साहब पर, उनके आपसी ताल्लुकात पर, हर चीज़ पर सवाल उठाए जा रहे हैं, गठजोड़ की बातें हो रही हैं। ये कोई आम बात नहीं है, और हमारा दुश्मन इस ताक में खड़ा है कि कहाँ हम चूकें और कहाँ वो अपना वार करे। लिहाजा मैं आपको आई एम गोइंग टू लीव यू एट दिस पॉइंट विद दीज क्वेश्चंस। ज़रूर बताइएगा आपका इस तज्ज़िये के बारे में क्या ख्याल है। मेरे ख्याल में मियां नवाज शरीफ इश्तियाल दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जाहिर सी बात है, इदारों को भी और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी,
कि उनके वज़ीर कुछ ना कुछ कहेंगे, वो प्राइम मिनिस्टर साहब कोई जवाब देंगे और उन जवाब से जवाब आएगा और वो जवाब अगला जवाब देंगे। मेरा ये ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर साहब तो इस चीज़ को एड्रेस करें ही करें, लेकिन जो रिलेटेड इदारे हैं उन्हें भी ज़रूर इस मामले को एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि ये जो इल्ज़ामात हैं ये छोटी नौयत के नहीं हैं, ये बहुत बड़ी नौयत के इल्ज़ामात हैं और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि ये नाम को क्लियर किया जाना चाहिए। एक चीज़ जो सामने आई है अवाम के, ऐसा ना हो कि लोग खामोशी को हाँ समझकर एक्सेप्ट कर लें एज एन एक्सेप्टेड रियलिटी। लिहाजा ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, इनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। थर्डली, अब जो आने वाले दिन हैं जिनमें मियां नवाज शरीफ अब जब भी नई स्पीच करेंगे वो बड़ी कैलकुलेटेड होगी और वो एक और एस्केलेटेड मोड में स्पीच करेंगे, यानी वो इससे भी आगे बढ़ेंगे। अभी कुछ दिन पहले रेहाम खान की मैं एक वीडियो लिंक पे वो किसी सहाफ़ी से बात कर रही थी, उनका मैं वो इंटरव्यू देख रही थी। वो कह रही थी कि जी 2 बड़ी डेंजरस किस्म की वीडियोस हैं मियां नवाज शरीफ के बाद। अब ये जो बातें फैलाई जा रही हैं ये जानबूझकर की जा रही हैं, हाईलाइट किया जा रहा है चीज़ों को, सियासी माहौल को गर्म किया जा रहा है ताकि कोई, यानी व्हेन द आयरन इज़ हॉट हिट हार्ड, यानी कि मौका तलाश किया जा रहा है कि कहाँ पर चीज़ों को हुकूमत के ख़िलाफ़ एक माहौल क्रिएट कर दें। खान साहब, मैं फिर आपको कह रही हूँ कि अपोजिशन फ़ायदा उठा रही है इस चीज़ का कि इस वक्त जो अवाम हैं इकोनॉमिकली बहुत बुरे हालात में है, माशी बदहाली है और क्राइम्स बढ़ रहे हैं। इसकी जो हो सकता है वो प्लीज़ कीजिए, लेकिन अवाम को रिलीफ दीजिए ताकि ये जो लोगों की बातें हैं उससे अवाम का कम से कम पर्सपेक्टिव ना चेंज हो। वो आपको लेकर आए थे तब्दीली के लिए और वो तब्दीली चाहते हैं इन लोगों से भी और ये जो पास्ट में जो कुछ हुआ है उससे भी। लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अवाम के रिलीफ के बारे में ज़रूर सोचें। आप इस तज्ज़िये के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।